सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप जानते हो कि हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भाषा व समाज का संबंध हमने पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का अर्थ, परिभाषा है व इसकी विशेषता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बहुभाषिकता के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। बहुभाषिकता होता क्या है? बहुभाषिकता वैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समाज में, किसी गांव में या किसी शहर में या किसी प्रदेश में या किसी देश में बहुत सारी भाषाओं का बोला जाना बहुभाषिकता की श्रेणी में आता है। यानी कि एक देश है, उसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है या अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो बहुभाषी देश कहलाता है। इसी तरह से एक छात्र को जब बहुत सारी भाषाएं आती है, जैसे उसकी मातृभाषा आती है, उसके विद्यालय का जो माध्यम है वह भाषा आती है, या उसके अलावा कोई विदेशी भाषा भी उसको आती है, तो वो बहुभाषी व्यक्तित्व वाला बच्चा कहलाता है। ठीक है, तो प्रोफेसर एस.के. दुबे ने इसके लिए कहा है, बहुभाषिकता की परिभाषा दी है। प्रोफेसर एस.के. दुबे महोदय ने क्या कहा है बच्चों कि बहुभाषा समाज में प्रयुक्त बहुभाषा, देखो बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुने, आप नोट भी करते रहो। ठीक है, बहुभाषा समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है तथा विचार विनिमय, मैंने बताया था ना आपको विचार विनिमय क्या होता है, अपने विचार या अपनी भावनाओं या सूचनाओं को परस्पर आदान प्रदान करना, तथा विचार विनिमय का विचार लिखना भूल गई मैं, तथा विचार विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, या उपयोग क्या उपयोग की जाती है बच्चों? भाषा प्रयोग ली जाती है। ये डिफाइनेशन किसने दी है? हाँ, प्रोफेसर एस.के. दुबे ने क्या कहा है? बहुभाषा क्या होता है? बहुभाषा समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से हैं जो उस प्रदेश में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है और विचार विनिमय का माध्यम भी बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषा। इसी तरह से आप प्रोफेसर कुक, जिन्होंने 2002 में कहा था कि दो भाषाओं का होना या प्रयोग करना वैसे ही सामान्य है जैसे कि दो फेफड़ों का होना। जैसे दो फेफड़े कार्य करते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारतवर्ष को क्या कहते हैं? विविधता में एकता। क्या कहते हैं? विविधता में एकता की कहावत तो आपने सुनी होगी ना, सुनी है ना, विविधता में एकता। विविधता किस प्रकार की? जैसे रीति रिवाजों की, जैसे परंपराओं की, जैसे खान पान की, जैसे वेशभूषा की,
बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख विविधता कौन सी है? बहुभाषा। क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता या विविधता कौन सी है? बहुभाषा। बहुभाषा को लेकर समय समय पर पाश्चात्य विद्वान है, पाश्चात्य देश है, विदेश है, वो क्या कहते रहते हैं कि ये तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, ये तो पिछड़े हुए देश की निशानी है, अतः बहुभाषी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये बहुभाषा होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए गर्व का काम करती है, क्योंकि साधारण व्यक्ति सिर्फ एक भाषा समझ सकता है, लेकिन जो माइंडेड है, जो तीव्र बुद्धि वाला है, जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, वही तो व्यक्ति अनेक भाषाओं को ग्रहण कर सकता है ना बच्चों। हाँ, तो ये विविधता या बहुभाषी विविधता हमारे लिए एक संपदा का कार्य करती है। हमारे लिए क्या करती है बच्चों? हमारे लिए एक संसाधन है, हमारे लिए एक सांस्कृतिक संसाधन का काम करती है ना? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि बहुभाषा होती है, उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि बहुभाषा को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर या भाषा को ग्रहण यानी कि सीखने की क्षमता के आधार पर, सीखने की क्षमता के प्रकार, किसके प्रकार बच्चों? भाषा को सीखने के क्षमता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कोई एक भाषा, एकल भाषा सीखता है, कोई द्विभाषा सीखता है, और कोई बहुभाषा, वेरी गुड, और कोई बहुभाषा को भी सीख सकता है। ठीक है, बहुभाषा क्या होती है? मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति के द्वारा अनेक सी भाषाओं का प्रयोग किया जाना, या एक देश में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग होना बहुभाषिकता की श्रेणी में आता है। जैसे हमारा भारत विविधता में एकता कहलाया ना, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण विविधता है वो बहुभाषा है। पहले ये जो भाषा है ना, वह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी गई है, यानी कि भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जे दिया गया है। सर्वप्रथम जब भाषा का दर्जा दिया गया था, तब हमारे कितनी भाषा थी? कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया था? मात्र 14 भाषा को दर्जा दिया गया था। उसके बाद भाषा, अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषा है, यानी कि 14 से 22 तक पहुंचना क्या कहलाया? भाषा का प्रकार बढ़ गया, यानी कि बहुभाषा हो गई है ना। यानी कि 14 से 22 पे पहुंचना क्या कहला गया कि भारत में भाषाएं बहुत सारी है। यह हमें क्या बता रहा है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग होता है ना। 1600 भाषाएं हैं। तो फिर 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी और फिर 22 हुई है। जैसे आपने देखा है, जैसे अपने केरल में मलयालम बोली जाती है ना, केरल में मलयालम। जैसे अपन राजस्थान में हिंदी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी का प्रचलन है, बिहार में भी हिंदी का प्रचलन है। लेकिन इसके अलावा हम राजस्थान में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? राजस्थानी, है ना। हमारी मातृभाषा कौन सी कहलाती? राजस्थानी। लेकिन राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कौन कौन सी? हम मेवाड़ में रहते तो मेवाड़ी बोलते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के इधर वागड़ी बोली बोलते हैं। फिर मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। इस तरह क्या हो गया? भाषा के टुकड़े हो गए। यानी कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा तो आएगी, साथ में राजस्थानी भाषा भी आएगी, साथ में हिंदी भाषा भी आएगी, और इसके अलावा इंग्लिश भाषा भी सीख सकता है ना। हाँ, ठीक है। तो ये बहुभाषिकता की श्रेणी में आ गया।
तो बहुभाषा होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो। एक तो होता है स्थानीय, कौन सा प्रकार है? स्थानीय। और दूसरा कौन सा प्रकार है? राष्ट्रीय। ठीक है, यानी कि स्थानीय क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं, निजी इच्छा यानी रुचि के कारण कोई अलग भाषा सीखता है तो वो क्या कहलाता है? स्थानीय बहुभाषा। क्या कहलाता है? स्थानीय बहुभाषा। जैसे एक व्यक्ति छोटे कस्बे में रहता है लेकिन वो बाहर जाना चाहता है, उसको फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, उसको अंग्रेजी सीखनी है और पढ़ने जाना चाहता है, तो पढ़ने के लिए वो ये भाषा सीखना चाहता है, तो ये क्या होगी? उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता हो गई। और इस व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह इनको सीखता है, तो वह स्थानीय बहुभाषाएं कहलाती हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय बहुभाषा को लेकर भी 3 पार्ट हुए हैं। कितने? 3 पार्ट। और इनके पार्ट किए थे फिशमैन ने। अपनी एक बुक थी नेशनल लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन। कौन सी बुक थी? नेशनल लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन। शायद 1971 में छपी थी, ये प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय बहुभाषा के 3 पार्ट किए थे। तो ए पार्ट में क्या आता था? ए पार्ट में आता था कि जो क्षेत्रीय स्थानीय निवासी हैं, यानी कि छोटे छोटे समाज या जन समुदाय हैं, इनमें जन संपर्क का माध्यम स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा हो सकती थी। लेकिन जन संपर्क का वो तो चलता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जन संपर्क के लिए एक भाषा है और सभी को उसी का उपयोग करना है। यानी कि शिक्षा में, प्रशासन में संस्कृति का आधार क्या कहलाती थी? वह जो राष्ट्र का जन संपर्क का माध्यम थी वह भाषा। यानी कि ए टाइप में क्या हो गया कि भले क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग भाषा हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क की केवल एक भाषा ही होनी चाहिए। दूसरे में है, दूसरा जो बी प्रकार है उसमें यह था कि आधे लोग अलग भाषा बोल सकते हैं, यानी कि आधा जन समुदाय अलग भाषा का प्रयोग कर सकता है और आधा जन समुदाय अलग भाषा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। और सी टाइप था, उसमें भी यही था कि जिसको जो मर्जी चाहे वह उस भाषा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी बहुभाषा की विशेषताएं। क्या होती है बच्चों बहुभाषा की विशेषता? सबसे पहले यह एक संसाधन का कार्य करती है। बहुभाषा क्या है? संसाधन के रूप में। बहुभाषा किसके रूप में? बहुभाषा संसाधन के रूप में। यानी कि जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है ना, उस पे बड़े बड़े रिसर्च हुए, उस पे बड़े बड़े शोध हुए, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो व्यक्ति बहुभाषी होता है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी मानी जा सकती है ना। और उसका जो भाषा व्यवहार है, यानी कि भाषा प्रवीणता जिसको कहते हैं, वह भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, यानी कि बहुत अच्छा है। भाषा प्रवीणता भी उसका बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक लोचनीयता जिसको बोलते हैं, वह भी उसकी बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी कि इन चीज़ों में, शैक्षिक उपलब्धि में, भाषा व्यवहार में, उसके संज्ञानात्मक लोचनीयता पे आपस में क्या है? बहुभाषिकता से सहसंबंध है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा भाषा जानता है उसमें संज्ञानात्मक स्तर बहुत अच्छा होता है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है संज्ञानात्मक चिंतन के रूप में।
संज्ञानात्मक चिंतन के रूप में, है ना। तो चिंतन क्या होता है भला? चिंतन यानी कि उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम ज्ञान को संगठित करते हैं। यानी कि जिसके पास में बोली यानी कि भाषाओं का अधिक ज्ञान होता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, विचार करने की क्षमता होती है, वह उच्च स्तर का होता है। यानी कि उसके पास ज्ञान भी क्या होता है, एक साधारण की तुलना में उसके पास ज्ञान का जो भंडार होता है वह अपेक्षाकृत अधिक होता है। तीसरा है रोजगार के रूप में। तीसरा क्या है? रोजगार के रूप में। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे आप पर्यटक स्थल पे जाते हो तो वहाँ गाइड मिलता है, उसको सब तरह की भाषाएं आती है ना, वो सब भाषाएं बोल लेता है और गाइड जो लोग आते हैं भ्रमण करने के लिए उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात जो ज़्यादा भाषाएं बोलता है या सीखता है तो उसको रोजगार आसानी से मिल जाता है, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। यानी कि उसके लिए आजीविका के क्या हो गए, बहुत सारे साधन जुड़ जाते हैं। तीसरा है भावात्मक व संवेगात्मक विचारों का आदान प्रदान। क्या है बच्चों? भावात्मक व संवेगात्मक विचारों का क्या हो गया? आदान प्रदान। कैसे हुआ बच्चों आदान प्रदान? कि एक व्यक्ति अगर अधिक भाषा जानता है तो वो दूसरे की आदान प्रदान। देखो नोट करना, व्यवस्थित लिखना, है ना, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो बहुभाषा जानता है वह इजी वे में, वह या आसानी से वह दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, दूसरे के विचारों को समझ सकता है, अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी वह कर सकता है। यानी कि परस्पर विचार विनिमय के साधन क्या हो गया? बहुभाषा। अगर जो एक भाषा जानता है, अगर कोई दूसरा जो विदेशी है या दूसरी भाषा को जानने वाला व्यक्ति उससे मिलता है और उसे कुछ पता वगैरह कुछ पूछता है, तो जो एक भाषी व्यक्ति होता है वह उनको अच्छी तरह से समझा नहीं सकता है, क्योंकि वह उनकी भाषा को पहचान नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है। यानी कि वो एक भाषी व्यक्ति है, अर्थात वो क्या कहना चाहता है, वह क्या पूछ रहा है, तो वह क्लियर नहीं कर पाता है, वह उनको समझा नहीं पाता है कि ये है, ये वहाँ रहता है, कि ये मुझे ये पूछ रहा है। इस तरह विचारों का परस्पर आदान प्रदान उसमें क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर चौथा जो पॉइंट है, पांचवा, वह है मैं बताती हूँ, सभ्यता व संस्कृति का आदान प्रदान। क्या हुआ बच्चों? देखिए तो बोलो ना। सभ्यता व संस्कृति का क्या हो गया? विनिमय। क्या हो गया बच्चों? विनिमय या आदान प्रदान। यानी कि बहुभाषी व्यक्ति होता है, वह दूसरों की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को आसानी से जान पाता है, आसानी से समझ पाता है, आसानी से ग्रहण कर सकता है। अर्थात उसको देर नहीं लगती कि इनके रीति रिवाज क्या है, इनकी परंपरा क्या है, इनके आदर्श क्या है, इनके नियम क्या है ना, इनकी परंपरा क्या है, तो वो आसानी से उनको पहचान सकता है। और ये सब चीज़ें वो करता है तो उसका माइंड क्या होता है, उसकी जो छठा व लास्ट बिंदु है, बौद्धिक क्षमता का विकास। क्या है बच्चों? बौद्धिक, ये मिटा दूं? चलो, बौद्धिक क्षमता का विकास। बौद्धिक क्षमता का विकास। बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे हुआ? जो व्यक्ति अनेक सारी भाषाओं को जान रहा है,
जो दूसरों के रीति रिवाज को जान रहा है, जो भावात्मक संवेगात्मक संबंधों का परस्पर आदान प्रदान कर रहा है, जो दूसरों के व्यक्तित्व को भली भांति पहचान पा रहा है, तो उस व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता कैसी होगी भला? उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही विकसित होगी, यानी कि उसका जो मानसिक प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होंगे, बहुत ही मजबूत होंगे, है ना। तभी तो जाके वो इतना कम्युनिकेशन या संप्रेषण कर पा रहा है ना। तो बौद्धिक क्षमता का विकास एक भाषी की तुलना में बहुभाषी व्यक्तियों में सर्वथा अधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों।